अस्सलाम वालेकुम। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक मुगलों ने एक शानदार सल्तनत हिंदुस्तान में कायम की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से लेकर 1857 की जंग तक ये 150 साल हैं जो मुगलों के ज़वाल के तौर पर जाते हैं, और 1857 में इस पूरी सल्तनत का चिराग गुल हो जाता है। जिस दौर में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है उस वक्त मुगल हुकूमत अपने पूरे उरूज पर होती है। बंगाल से लेकर तकरीबन काबुल की सरहद तक और नीचे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट मैसूर तक ये तमाम इलाके मुगल हुकूमत में आ जाते हैं। इससे वसी मुगल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद पैदर पे दिल्ली के तख्त पर इतने बादशाह तब्दील होते हैं कि मुगल हुकूमत का शिराजा बिखर जाता है। आने वाले हुक्मरान साहिब मीरास से पदर नहीं होते, बाप की मीरास को इस तरह जाया करते हैं कि मुसलमान मिल्लत का शिराजा बिखरने लगता है। आइए इस दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी कुव्वतें दिल्ली की मुसलमान सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। ये वो दौर था कि जब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बंदरगाहें बनाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में उनका असर रसूख शुरू हो चुका था और वहां इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से अपना एक किला बना लिया था और वो पेशकदमी करके बंगाल के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के अलावा जो दूसरी बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक ताकत मुगलों के लिए खतरा बनी हुई थी वो मरकजी इंडिया से मरहटों की ताकत थी। मरहटे ब्राह्मण हिंदू थे और उनके सरबराह शेवा जी ने कुछ अरसा पहले एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलकर अपने आप को चारों तरफ फैला रहे थे और मुगलों के लिए इंतहाई खतरा बन गए। मराठों की जंग अंग्रेजों से भी हो रही थी और तीसरी तरफ फ्रांसीसी फौजें जो अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल थी उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना असर रसूख कायम करना शुरू किया और फ्रेंच और मराठे अलायंस हो गए थे, आपस में दोस्ती थी, आपस में मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया और इसके नतीजे में ब्रिटिश और मराठों की लड़ाई थी और मराठे और मुगलों की लड़ाई थी और पंजाब में सिख अपनी ताकत को जमा करके एक दफा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी कायम होती है, एक नया हुक्मरान एक नई सल्तनत कायम करता है, उसका नाम अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली जिस हुकूमत को कायम करता है उसको दुर्रानी डायनेस्टी भी कहा जाता है और अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी। ये वो सल्तनत जो आज के पाकिस्तान से लेकर एशिया वस्ती तक और तमाम अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों को कवर करती है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी की सूरत में नमूदार होती है। इस दौर में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है, मगर ईरान की सफवी डायनेस्टी भी अपने आखिरी दमों पर होती है और नादिर शाह के हाथों उसका खात्मा होता है। मगर नादिर शाह के कत्ल के बाद उसकी तमाम सल्तनत भी जो पर्शिया, अफगानिस्तान, खुरासान और पाकिस्तान के आज के इलाकों पर मुश्तमिल है, ये अफगानिस्तान के नए बादशाह अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ जाते हैं। ये तमाम औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के पहले 50 सालों के दौरान के वाक़े। इसके अंदर एक तरफ जैसे अर्ज किया कि अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत मुनज़्ज़म हो रही होती है, सिख ताकत पकड़ रहे होते हैं और मराठे अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं और मुगल सल्तनत का हाल ये होता है कि पैदर पे बादशाह दिल्ली में तब्दील किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली सिखों की सरकोबी के लिए पंजाब आते हैं। लाहौर को सिखों से खतरा था, बल्कि सिखों ने कब्जा भी कर लिया और अहमद शाह अब्दाली को मुख्तलिफ वक्तों में आकर सिखों से झड़पें करनी पड़ी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने अमृतसर जाकर भी सिखों की सरकोबी की, जिसके नतीजों में सिखों और अफगानों के दरमियान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अहमद शाह अब्दाली को आज की जदीद तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि आज के जदीद अफगानिस्तान को कायम करने वाले अहमद शाह अब्दाली थे। अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट एक ऐसे मुल्क की हैसियत से पहली मर्तबा जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया वो अहमद शाह अब्दाली के दौर के बाद की बात है। इस फितनों वाले दौर में मुसलमान मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सियासी और रूहानी क़यादत से महरूम थे, मगर अल्लाह ताला को मुसलमानों के हाल पर रहम आता है और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से कुछ पहले 1703 में एक वजूद की पैदाइश होती है जो आगे जाके तारीख में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी
جنہوں نے اکبر کو اس کے دین الہی کے فتنے سے روکنے کے لیے جدوجہد کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے اسلام کو ہندوستان میں مستحکم کیا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی۔ اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینیس، ریوائولسٹ اور عالم، محدث، مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے۔ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں اس دور میں جو 3 ریوائولسٹ پیدا کیے، مفکر اور دانشور پیدا کیے اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری دی تھی ان کی پیدائش کی، اور اس بات کی بھی کہ یہ ایک ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ شاہ ولی اللہ اپنی تربیت کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ایک روحانی واردات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے، اور حضور حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ اور تم سے وہاں بہت بڑے کام لیے جائیں۔ اس حکم اور اس اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں، اور اس انتشار کے دور میں مسلمانوں کو روحانی، دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی کام شروع کیا جاتا ہے۔ آپ 51 کتابیں لکھتے ہیں عربی اور فارسی کی، جو آج بھی ماسٹر پیسز ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پر فارسی سمجھتے تھے اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو اس غیر معمولی کام کو کرنے کے لیے بھی یہ سعادت شاہ ولی اللہ کے نصیب میں آئی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام سنی مسلمان مکتبہ فکر شاہ ولی اللہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا بریلوی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے سید احمد شہید کی تحریک میں بالاکوٹ میں شہید ہوتے ہیں۔ جو جہادی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، طویل عرصے تک ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے، مگر جو علمی کام آپ نے کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور ایک غیر معمولی مثال اور نشان کے طور پر ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے۔ ان علماء کے بارے میں عام طور پر صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درس و تدریس، خانقاہوں کے نظام کو چلانا اور تزکیہ اور تربیت میں اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان تمام سلاطین کی تاریخ میں، جن کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان تمام سلاطین پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ان فقراء اور اولیاء کا، اور یہ اپنی روحانی تائید سے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی اور اپنی روحانی تائید سے وہ تمام فیصلے، وہ خوشخبریاں پہلے سنا دی تھی کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ میں ہونے تھے۔ اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑا روحانی کردار اس کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کا ایک سیاسی اور روحانی رول اور بھی ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نوٹ کیا کہ جب بادشاہ تغلق ان کو دہلی سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے آپ دہلی خالی کر جائیں، تو نظام الدین اولیاء وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو آج بھی ضرب المثل ہے اردو اور فارسی میں، یعنی ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور جب یہ جملہ آپ ادا کرتے ہیں، بادشاہ تغلق کا محل گر جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دب کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیو پولیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوستان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام ان فقراء اور اولیاء نے کیا تو ساتھ ساتھ یہ جیو پولیٹکس میں بھی روحانی طور پر بہت غیر معمولی دخل دیا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے وقت کے وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی سیاست، ملٹری اسٹریٹجی اور جیو پولیٹکس کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی غیر معمولی دخل دی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ بیٹل آف پلاسی میں انگریزوں کے ہاتھ غداری سے شکست کھاتے ہیں اور جیل میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔
ایسٹ انڈیا کمپنی اب مکمل طور پر بنگال کی قابض ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب مغلوں نے کوشش کی دوبارہ بنگال ریکور کرنے کی اور بیٹل آف بکسر میں ان کو شکست ہوتی ہے، تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے بہت بڑے صوبے بنگال پر قابض ہو کر براہ راست ٹکر لینے لگتی ہے مسلمان مغل حکومت کے ساتھ۔ 1757 کے بعد 1759 میں مرہٹے براہ راست دلی پر حملہ کرتے ہیں اور پورے دلی کو تاراج کر دیا جاتا ہے۔ مغل حکومت کا چراغ تقریباً بجھنے والا ہوتا ہے۔ اس قدر آفتیں اس وقت مسلمانوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی مضبوط سیاسی قیادت اور ایک مضبوط تلوار ان کی حفاظت نہ کرتی تو مسلمانوں کی بے کنی پورے ہندوستان سے بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ بات آپ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ اپنے وقت کے فقراء اور اولیاء کی نگاہ اپنے وقت کے کسی ایسے سلطان پر پڑتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضل و کرم کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے نور الدین زنگی کی مدینہ کیمپین میں یہ بات دیکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے نور الدین زندگی کا انتخاب کیا کہ وہ مدینہ جا کر ان صلیبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دیں۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے شہاب الدین غوری کو بلایا بھی اور روحانی تائید بھی۔ اسی طرح اب اس دور میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور مسلمان سلطنت 18ویں صدی کے درمیان ہی میں ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو شاہ ولی اللہ کی نگاہ احمد شاہ ابدالی پر پڑتی ہے۔ ایک قاصد کے ذریعے ایک خط روانہ کیا جاتا ہے احمد شاہ ابدالی کی طرف، جو اس وقت قلات کے پاس ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب شاہ ولی اللہ کا خط ملتا ہے تو وہ اس کو چوم کر ماتھے سے لگاتے ہیں اور فوراً ہی اپنی ملٹری ایکسرسائز کو ایک ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی پوری سلطنت میں اعلان جہاد کرا دیا جاتا ہے مرہٹوں کے خلاف۔ تمام مسلمان سلطنت سے ہر مسلمان مکتب فکر، مسلک اور قوم کے مسلمان آ کے احمد شاہ ابدالی کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پشتون، قزلباش، پرشین، تاجک، حتیٰ کہ ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں اس فوج میں جو بڑھتی ہے اب پانی پت کے میدان کی طرف۔ پانی پت کا میدان وہ محاذ بنتا ہے جہاں پہ تاریخ کی ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے۔ پانی پت کا میدان اس سے پہلے اس وقت مشہور ہوا تھا کہ جب بابر نے ابراہیم لودھی کو مغل حکومت کے قیام کے وقت یہاں شکست دی۔ اب مغل حکومت کے زوال کے وقت اس کو بچانے کے لیے احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کا مقابلہ اس میدان میں ہونے جاتا ہے۔ 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی جاتی ہے، اور یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ لڑائی ایک مسلمان فوج اور مکمل طور پر دوسری ہندو فوج کے درمیان ہوتی ہے۔ اتنی بڑی آرگنائزڈ ریگولر جنگ اس کے بعد 1965 تک دوبارہ نہیں ہوئی۔ 1965 پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسلمان اور ہندو فوجیں براہ راست آپس میں ٹکراتی ہیں۔ بیٹل آف پانی پت میں آئیے دونوں فوجوں کی طاقت کا توازن دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک افرادی قوت کا تعلق ہے وہ تقریباً دونوں طرف برابر ہے۔ مراٹھا بھی تقریباً 1 لاکھ فوج لائے تھے اور احمد شاہ ابدالی کے پاس بھی تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی، مگر اس کے علاوہ طاقت کا توازن بہت بری طرح سے مرہٹوں کے حق میں تھا۔ مرہٹوں کے پاس فرینچ ڈیزائن کی رائفل توپیں تھیں جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان میں استعمال نہیں کی گئی۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو فرانسیسیوں نے مرہٹوں کو دی تھی اس جنگ میں پہلی دفعہ استعمال کی جاتی ہے۔ 200 سے زائد یہ توپیں سب سے زیادہ خطرہ تھی افغان فوج کے لیے۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس 60 توپیں تھیں جو سموتھ بور تھیں، لیکن وہ چھوٹی تھیں اور ان کی رینج بھی کم تھی۔ اگر آج آپ ان میں سے ایک توپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور میوزیم کے سامنے جو زمزمہ توپ مال روڈ پر کھڑی ہوئی ہے، یہ ان توپوں میں سے ایک توپ ہے کہ جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کی۔ مرہٹوں کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن اس کے مقابلے میں احمد شاہ ابدالی کے پاس ایک غیر معمولی ہتھیار تھا جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اونٹوں کے اوپر لائٹ آرٹلری ماؤنٹ کر دی تھی۔ 2000 سے زائد ایسے اونٹ احمد شاہ ابدالی کی فوج میں تھے جن کے اوپر لائٹ کیننز ماؤنٹڈ تھے، جس کی وجہ سے یہ موبائل آرٹلری آس پاس پھیل کر مختلف علاقوں سے دشمن پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مرہٹوں کی آرٹلری طاقتور بھی تھی اور لانگ رینج تھی، مگر وہ فکس تھی۔
उसकी पोजीशंस को दौरान जंग तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये वो एडवांटेज था जो मुसलमानों के पास, जिसने आइंदा होने वाली जंग में फैसलाकुन किरदार अदा किया। पानीपत की लड़ाई के बाकायदा शुरू होने से पहले कुछ वाकयात होते हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जब मराठा फौज दरिया जमुना के किनारे पहुंचती है तो वहां पर मुसलमानों का एक छोटा सा गैरिजन होता है। अहमद शाह अब्दाली की फौज दरिया जमुना के इस पार होती है और ये गैरिजन परली तरफ होता है और मराठे सबसे पहले इस गैरिजन को बसीज करके इसके तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली इस तरफ से स्लॉटर को देखते तो हैं, लेकिन बीच में एक तेज उतन दरिया होता है और किसी सूरत अपने गैरिजन की वो मदद नहीं कर सकते। इस स्लॉटर के बाद इस कदर जोश और खरोश मुसलमानों में पैदा हो जाता है कि गम और गुस्सा और इंतकाम की आग की वजह से अहमद शाह अब्दाली फैसला ये करते हैं कि पूरी फौज दरिया में उतरकर दरिया के परली तरफ जाकर मराठों का मुकाबला करेंगे। वो अपना एक तीर निकालते हैं, उसमें कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़कर दम करते हैं और उस तीर को दरिया में फायर कर देते हैं और उसके बाद पूरी मुसलमान फौज दरिया में उतर जाती है। मराठे ये बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि मुसलमान इस हालत में दरिया पार करके उनके उस कैंप के करीब आ जाएंगे कि जो उन्होंने मुसलमानों के गैरिजन को खत्म करने के बाद अपनी पूरी फौज के साथ लगाया था। दरिया पार करते ही मुसलमान फौज का तसादुम मराठों के हराबत दस्ते से होता है और उसको बुरी तरह कुचलकर पीछे धकेल दिया जाता है। इसके साथ ही मीरठ के करीब एक और डिटैचमेंट जो तकरीबन 10,000 मराठों पर मुश्तमिल होती है, वो मुसलमान फौज के नरके में आती है और उसको पूरी तरह काट दिया जाता है। इसी दौरान तकरीबन 2,000 का एक लश्कर जो सिपाहियों की तनख्वाहें और रसद लेकर जा रहा होता है, उसको भी इंटरसेप्ट करके सप्लाई लाइन काट दी जाती है। कैफियत अब यह हो जाती है कि मुसलमान फौज बैटल ऑफ पानीपत के बाकायदा शुरू होने से पहले ही मराठे बहुत बुरी तरह नुकसान उठा चुके होते हैं। उनकी सप्लाई लाइन काटी जा चुकी होती है, उनकी तनख्वाहें मुसलमान लूट चुके होते हैं, उनकी डिटैचमेंट्स जो इनको मिलने के लिए आ रही होती हैं वो काट के अलग कर दी जाती हैं और सबसे बढ़कर इनके और दिल्ली के दरमियान मुसलमान फौज आ जाती है। अब मराठों के पास और कोई रास्ता नहीं होता दिल्ली से सप्लाई मंगवाने का सिवाय इसके कि मुसलमान लश्कर के बीच में से होके जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मराठों के लश्कर में कहत पड़ना शुरू होता है। ये जंग, ये स्टेलमेट तकरीबन 1.5-2 महीने जारी रहती है और फ्रस्ट्रेशन का ये आलम होता है कि मराठों के लश्कर में इख्तलाफात फैल जाते हैं। जो मर्सनरी आर्मी किराए के फौजी को लेकर आते हैं वो तनख्वाहें ना मिलने की वजह से बिदकते हैं और अब हाल ये हो जाता है कि डेस्परेशन में मराठा कमांडर होलकर ये फैसला करता है कि अगर अब जंग ना की गई तो फौज शायद बगावत की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। 1761 14 जनवरी मराठे अपना आखिरी खाना लश्कर में खाते हैं और उसके बाद सफारा होकर मुसलमानों के सामने दोनों फौजें जमा हो जाती हैं। महाज 12 मील लंबा होता है और दोनों फौजें आमने सामने मुकाबले के लिए तैयार। आइए अब बैटलफील्ड की फॉर्मेशंस भी देख लें। मराठों ने अपनी फौज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया था कि उन्होंने अपनी आर्टिलरी मरकज में रखी थी, एक मजबूत राइट फ्लैंक और उसके साथ दूसरा लेफ्ट और बाकी उनकी कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी आर्टिलरी की हिफाजत के लिए उसके साथ थी। इसी तरह मुसलमानों ने भी अपनी आर्टिलरी बीच में एक मजबूत सेंटर और राइट और लेफ्ट फ्लैंक, लेकिन आर्टिलरी के पीछे मुसलमानों के शुतर सवार दस्ते रिजर्व में, यानी उनकी जो कैमल माउंटेड आर्टिलरी थी वो रिजर्व में एक तरफ और 15,000 की हार्डकोर क्रैक ट्रूप्स जो बजाते खुद सुल्तान की कमांड में थे वो आर्टिलरी गन्स के पीछे सुल्तान के साथ खड़े हुए। इस फॉर्मेशन पर जंग का आगाज होता है। पहला चार्ज मराठों का लेफ्ट फ्लैंक करता है, मुसलमानों का राइट फ्लैंक आगे बढ़कर उनसे मैदान जंग के बीच में टकराता है। दोनों फौजों के दरमियान तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला होता है। दो फ्लैंक्स आपस में टकराते हैं, लेकिन मराठे एक चाल के तौर पर या मार खाकर जब पीछे हटते हैं अपने कैंप में वापस आते हैं तो मुसलमान कैवलरी मैदान जंग के बीच में खड़ी रह जाती है और इस वक्त मराठा आर्टिलरी इन पर फायर करती है। मुसलमान लिटरली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन फ्रेंच गन्स के सामने होते हैं और बहुत बुरी तरह कैजुअलिटीज होती हैं। तमाम वो कैवलरी जो मैदान जंग में मुसलमानों के फ्लैंक से आगे बढ़ी थी मराठा फ्लैंक को रोकने के लिए, तकरीबन तमाम की तमाम मैदान जंग में काम आ जाती है। ये इतना शदीद नुकसान होता है जंग के शुरू में ही कि अब खतरा ये होता है कि शायद आइंदा आने वाली जंग में मुसलमान मराठों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मराठे जब ये देखते हैं कि मुसलमानों का एक फ्लैंक बुरी तरह कोलैप्स हो चुका है तो
अब फुल उनकी कैवलरी गैलप चार्ज करती है और मुसलमानों के मरकज पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर एक टैक्टिकल एरर जो मराठा करते हैं वो ये कि अपने लश्कर से निकलते ही घोड़े उनके गैलप स्टार्ट ले लेते हैं और 2 किलोमीटर का फुल गैलप करते हुए जब ये मुसलमान फौज से टकराते हैं तो उनके घोड़े उस वक्त तक हाँफ चुके होते हैं और अपनी कुव्वत और ताकत खो देते हैं। बहुत से तो रास्ते में ही चार्ज में गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 40 से 50 हजार मराठा फौज बराह रास्त आके मुसलमानों के मरकज से टकराती है तो मुसलमानों का मरकज बीच में से खुलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक डेस्परेट सिचुएशन मुसलमानों के लिए बन जाती है कि एक तरफ उनका फ्लैंक कोलैप्स हो चुका है, दूसरा फ्लैंक रेजिस्ट कर रहा है मराठों का और मरकज खुलकर अलग हो चुका है। इस बात के बावजूद कि मराठा फौज और उनकी कैवलरी थकती है मुसलमानों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम इतना होता है कि अब मुसलमान फौज अपने जगह और अपने सफों को छोड़ चुकी है। शाम के तकरीबन 3 बजे तक हालत ये हो चुकी होती है कि मैदान जंग मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। मराठों को अपनी फतह का इतना यकीन होता है कि वो मजीद प्रेशर मुसलमानों पर बढ़ाने के बजाय जो दस्ते मौजूद होते हैं उन्हीं से काम लेना चाहते हैं। इस वक्त फौजें इस कदर गुत्थम गुत्था होती हैं कि मराठा आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती और इसके नतीजे में मुसलमानों को एडवांटेज मिल जाता है कि 10-10 लड़ाई शुरू होने लग जाती है और 10-10 लड़ाई में अफगान अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब सूरत हाल ये होती है कि मुसलमानों की रिजर्व फौज एक्सपोज हो चुकी होती है, सुल्तान उसके सामने खड़े होते हैं, मरकज खुल चुका है, एक फ्लैंक कोलैप्स है और सिर्फ एक फ्लैंक स्टेडी होल्ड कर रहा होता है मराठा अटैक के सामने। अब वक्त होता है अपने रिजर्व को लॉन्च करने का। अहमद शाह अब्दाली अपने 15,000 हार्डकोर फाइटर रिजर्व जो आर्मर प्लेटेड होता है, यानी घोड़ों के ऊपर चमड़े, मजबूत चमड़े डले होते हैं जिन पे लोहे की कीलें डली होती हैं ताकि इन पे तीरों और तलवारों का असर ना हो। इस कैफियत में 5,000 कैवलरी अपने राइट फ्लैंक को सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं जो कि कोलैप्स हो चुका होता है और साथ अपने तमाम कैमल माउंटेड आर्टिलरी को हुक्म दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इस सफों के बीच में खड़े होकर मराठा फौज पर फायर शुरू करें। देखिए, कैमल माउंटेड आर्टिलरी का फायदा ये होता है कि मुसलमान आर्टिलरी अपनी इन्फेंट्री के सरों के ऊपर से फायर कर सकती है, जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसकी अपनी कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान लाइट आर्टिलरी फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मराठा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को एंगेज करने के। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स कैवलरी माउंटेड होते हैं उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मराठे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मराठों पे कि मराठे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजा दम दस्ते जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मराठा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं तो कैफियत ये होती है कि मराठों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजा दम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह इंगेज करती है कि अब मराठा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। ये बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मराठा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं। लेकिन मराठों ने जो हिमाकत की थी मुझे कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मराठा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और बजाते खुद मैदान जंग में आए उसकी कमांड करने के लिए। जो बड़े बड़े मराठा कमांडर उनके फ्लैंक्स के भी और मरकज के जंग में मारे जाते हैं और अब कमांडर इन चीफ को खुद उतर कर आना पड़ा और जब हाथी के ऊपर कमांडर इन चीफ को न देखा गया तो मराठा फौज में खुद पैनिक फैल गया। वो ये समझे कि शायद कमांडर इन चीफ फरार हो गया। साथ एक और कयामत उन पर यह टूट पड़ी कि चंद 100 अफगान कैदी भी मराठा कैंप में मौजूद थे जो कि उनकी आर्टिलरी के पीछे कैद करके रखे गए। जब ये पैनिक और कंफ्यूजन हुआ तो उन कैदियों ने भी बगावत कर दी और हथियार उठाकर पुश से मराठा फौज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ चंद 100 थी, लेकिन उस पैनिक और कंफ्यूजन में मराठे ये समझे कि शायद कोई बहुत बड़ी तादाद ने उनके ऊपर पुश से हमला कर दिया।
फौजी इस्तिलाह में इट वॉज अ कंप्लीट राउट, मुकम्मल तौर पर शिकस्त और तबाही और रिट्रीट में मराठा फौज चली जाती है। लुत्फ की बात यह है कि उनका सेंटर, उनका मरकज और आर्टिलरी गन अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट है। उनके फ्लैंक्स तबाह होते हैं और फ्लैंक्स जो कि रिजर्व भी उन्हीं में थे, जब वो रिट्रीट करते हैं तो आर्टिलरी गन अपनी जगह पर खड़ी मुसलमानों के हाथ में आ जाती है। जब दुश्मन की बैटरी पोजीशन, गन एरिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है, तो ये वो वक्त होता है कि जब मुकम्मल तौर पर मराठा फौज कुचल दी जाती है। सिर्फ 15,000 फौज जान बचाकर भागने में कामयाब होती है और ग्वालियर के किले में पनाह लेती है। शिवाजी जो मराठों के सरबराह थे, वो रास्ते में होते हैं कुमक लेकर जब उनको अपनी फौज की तबाही की इत्तला मिलती है। वो इस कदर शौक में चला जाता है कि कुछ अरसे बाद दुख से उसका इंतकाल हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली अपनी कैवलरी को हुक्म देते हैं कि पूरे इलाके में फैल जाए और तमाम भागते हुए मराठों को या गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा मराठा, उनकी तमाम एलीट कोर, उनके तमाम कमांडर्स और उनकी तमाम प्राइड यानी उनकी फ्रेंच डिजाइन आर्टिलरी गन मुसलमानों के हाथ लग जाते हैं। इस कदर माल गनीमत मुसलमानों को मिलता है कि इससे अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 50,000 घोड़े होते हैं, 500 हाथी और 1,500 ऊंट और 22,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान गिरफ्तार करते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही के बाद मराठों के वो तमाम ख्वाब कि जो वो काबुल और कंधार तक अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। वक्ती तौर पर मुसलमानों को मराठों के फितने और फसाद से निजात मिल जाती है। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़कर दिल्ली में दाखिल होते हैं और दोबारा एक मुगल बादशाह शाह आलम को तख्त पर बिठाते हैं। साथ ही शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिरी देकर अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, जिसको जॉब वेल डन कहा जाता है। दिल्ली पर शाह आलम को बिठाने के बाद अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। शाह वलीउल्लाह इसके बाद सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते हैं और 1762 में आपका इंतकाल हो जाता है। जो मिशन और जो ड्यूटी शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को दी थी, वो उस मुजाहिद ने, इस गाजी ने बहुत मोहब्बत, प्यार और एफिशिएंसी से अंजाम दिया। दिल्ली पर मुगल बादशाह को बिठाने के बाद जब इंतजामी उमूर से अब्दाली फारिग होते हैं तो उस कासिद को तलब करते हैं जो शाह वलीउल्लाह का खत लेकर इनके पास सल्लात पहुंचा। मालूम ये होता है कि मराठों ने उस कासिद को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया होता है। अब्दाली को बहुत दुख होता है, उसके बीवी और बच्चों को बुलाते हैं, उन पर शफकत का हाथ रखते हैं और उनकी किफालत का इंतजाम किया जाता है। तमाम मुसलमान उलमा उस वक्त दरखास्त करते हैं अब्दाली से कि आप खुद दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये अंदेशा अपनी जगह कायम होता है कि मुगल हुकूमत आइंदा आने वाले खतरात का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मगर अहमद शाह अब्दाली सिर्फ एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए और मुसलमानों को मराठों के शर से बचाने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता कि हिंदुस्तान की रियासत पर मुगलों को माजूल करके कब्जा कर लिया जाए। आप अपने कैदियों और अल्लाह की तरफ से दी हुई गनीमत को लेकर दोबारा अफगानिस्तान लौट जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली तारीखी तौर पर इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो आखिरी अफगान हुक्मरान होते हैं जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। पिछले 1000 साल से जो मुसलमान महमूद गजनवी के दौर से अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होते रहे थे, अहमद शाह अब्दाली आखिरी हुक्मरान थे कि जब लौट के गए तो उसके बाद अफगानिस्तान से कोई मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान की मदद के लिए दोबारा नहीं आए। जैसे कि खतरा था, मुगल हुक्मरान इस काबिल नहीं रह गए थे कि आने वाले खतरात का मुकाबला कर सके। मराठों ने एक दफा फिर कुछ अरसे के बाद सर उठाना शुरू किया, लेकिन वाज़े तौर पर और मुकम्मल हतमी शिकस्त मराठों को तकरीबन 50 साल के बाद अंग्रेजों के हाथ उठानी पड़ी। दूसरी तरफ मुगल हुकूमत का जवाल जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता 1857 में बहादुर शाह जफर की आखिरी हुकूमत के खात्मे के बाद मुगल सल्तनत का चिराग मुकम्मल तौर पर गुल कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली के लौट जाने, मराठों की ताकत के टूट जाने और मुगल हुकूमत की कमजोर होने की वजह से सिखों को मौका मिलता है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और पंजाब के बहुत बड़े इलाके पर वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं, हत्ता कि फैलते फैलते पेशावर तक जा पहुंचते हैं। 1849 में बिलाखिर सिखों को अंग्रेजों से शिकस्त होती है और इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो जाता है। पानीपत की लड़ाई के बाद कोई ऐसी ताकत हिंदुस्तान में मौजूद नहीं रहती
जो अंग्रेजों की राह में रुकावट बन सके। अंग्रेज बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं उस तमाम कमजोरी का कि जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजे, महाराजे और कुव्वतें आपस में टकराने की वजह से अंग्रेजों को रास्ता दे रही होती। बंगाल वो पहले ही ले चुके होते हैं और अब साजिश और गद्दारी का रुख दूसरे इलाकों की तरफ फेर दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की तीसरी लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है कि मुसलमान तहजीब और तमद्दुन में ये वो आखिरी कैंपेन होती है जिसमें मुसलमान अपनी सरहदों से बाहर निकलकर एक एग्रेसिव कैंपेन करते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली तमाम जंगें मुसलमानों की तरफ से डिफेंसिव वॉर्स होती हैं या वॉर्स ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं। अंग्रेजों के फैलने की वजह से, मुगलों के जवाल की वजह से और तमाम मुसलमान छोटी छोटी रियासतों जैसे हैदराबाद से अंग्रेजों को ये बहुत आसानी हो जाती है कि एक एक करके मुसलमान मज़ाहमती तहरीकों को कुचलने लगे। सिखों के खिलाफ सैयद अहमद शहीद की तहरीक कुछ अरसे बाद पैदा होती है और 1831 में बालाकोट की लड़ाई में इस तहरीक को भी कुचल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले बंगाल की फतह के बाद अंग्रेजों को जिस शेर का सामना करना पड़ता है, जो हतमी तौर पर एक आहनी दीवार बनकर खड़ा होता है अंग्रेजों के मकासद के सामने, वो शेर महसूद सुल्तान फतह अली टीपू होते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा टीपू सुल्तान की हीरोइक तारीख पर बात करेंगे। Hmm.